वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज की हमारी गहरी पड़ताल का विषय है डिसीजन ट्रीज, यानी डिसीजन ट्रीज। हाँ। और इसे समझने के लिए हम गूगल फॉर डेवलपर्स के मशीन लर्निंग कोर्स से मिली जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। ये डिसीजन ट्रीज असल में जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं, जैसे कि डिसीजन फॉरेस्ट, जी। उनकी बुनियाद होते हैं, उनके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल एहसास वहीं से शुरू होता है। तो आज हमारा मिशन है ये समझना कि आखिर ये डिसीजन ट्री है क्या, और ये मतलब कैसे आसान उदाहरणों के जरिए प्रिडिक्शंस करता है। ठीक है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये डिसीजन ट्री होता क्या है? बेसिकली ये मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होने वाला एक मॉडल है। हाँ, एक मॉडल है और देखने में ये एक फ्लो चार्ट जैसा लगता है, या फिर कह लीजिए एक पेड़ जैसा। एक पेड़ जैसा, लेकिन उल्टा पेड़ है ना? हाँ, बिल्कुल। इसकी बनावट हायरार्कियल होती है, मतलब इसमें एक क्रम होता है, एक स्ट्रक्चर, और ये ऊपर रूट नोड से शुरू होता है। रूट नोड, जैसे पेड़ की जड़, पर ये ऊपर होती है। हाँ, असली पेड़ों से बिल्कुल उलट, जिनकी जड़ें नीचे होती हैं, यहाँ रूट सबसे ऊपर है, और फिर इस रूट से कई शाखाएं निकलती हैं जो अलग-अलग नोड्स तक जाती हैं। अच्छा, तो ये नोड्स क्या हैं? देखिए, दो तरह के नोड्स होते हैं मोटे तौर पर। हाँ। एक तो वो जो पत्ते नहीं हैं, मतलब नॉन लीफ नोड्स। इनमें होती हैं कंडीशंस। कंडीशंस मतलब शर्तें या सवाल। हाँ, बिल्कुल। ये कंडीशंस असल में हमारे डेटा के फीचर्स के बारे में सवाल होते हैं, जैसे क्या किसी चीज की लंबाई 5 से ज्यादा है, या रंग नीला है। अच्छा, सोर्स में इसके लिए कंडीशन, स्प्लिट या टेस्ट जैसे शब्द भी इस्तेमाल हुए हैं, पर हम कंडीशन ही कहेंगे, ठीक है? हाँ, कंडीशन ठीक रहेगा, समझने में आसान है। तो ये हो गए नॉन लीफ नोड्स, और फिर आते हैं सबसे आखिर में। लीफ नोड्स, पत्तों जैसे। हाँ, लीफ नोड्स, जहाँ पे हमें हमारा फाइनल प्रेडिक्शन मिलता है, मतलब अंतिम नतीजा। ओके, तो रूट से शुरू, कंडीशन से गुजरते हुए लीफ तक। बिल्कुल। और ये जो हायरार्किकल फ्लो है, यही इसे काम करने लायक बनाता है। हर नॉन लीफ नोड पर जो कंडीशन होती है, उसका जवाब हाँ या ना वही तय करता है कि कोई डेटा पॉइंट पेड़ में किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अच्छा, मतलब डेटा पॉइंट एक रास्ता चुनता है। हाँ, वो एक तरह से राउट होता है पेड़ के अंदर। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक वो डेटा पॉइंट किसी लीफ नोड तक पहुंच नहीं जाता, और वहां उसे उसका प्रेडिक्शन मिल जाता है। तो ये तो हुई इसकी बनावट। अब ये काम कैसे करता है? मतलब प्रिडिक्शन या जिसे इन्फरेंस कहते हैं, वो प्रोसेस कैसे होता है? प्रोसेस काफी सीधा है, जैसा हमने अभी बात की। कोई भी नया डेटा पॉइंट जिसका हमें नतीजा पता करना है, वो अपनी यात्रा पेड़ के सबसे ऊपर रूट नोड से शुरू करता है। ठीक है। फिर हर नोड पर उस डेटा पॉइंट के फीचर्स की तुलना उस नोड की कंडीशन से होती है। जैसे वो सवाल पूछा जाता है डेटा से। हाँ, और उस सवाल का जो भी जवाब निकलता है, हाँ या ना, उसके आधार पर डेटा पॉइंट पेड़ में नीचे की तरफ एक तय रास्ते पर, एक तय ब्रांच पर चला जाता है। और ये चलता रहता है? हाँ, ये तब तक चलता है जब तक वो किसी लीफ नोड पर ना पहुंच जाए। रूट से शुरू होकर उस लीफ तक पहुंचने का ये जो पूरा रास्ता है, हाँ, उसे ही इन्फरेंस पाथ कहते हैं। इन्फरेंस पाथ। अच्छा, इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? सोर्स में वो जानवरों वाला उदाहरण था शायद। हाँ। वो क्लासिफिकेशन का एक अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए एक डिसीजन ट्री है जिसका काम जानवरों को पहचानना है। ठीक है। तो रूट नोड पर पहली कंडीशन हो सकती है, क्या पैरों की संख्या नम लेग्स 3 या उससे ज्यादा है। अच्छा। अगर जवाब हाँ आता है, तो डेटा पॉइंट एक तरफ जाएगा। मान लीजिए उस रास्ते पर अगली कंडीशन है, क्या आंखों की संख्या नम आइज 3 या उससे ज्यादा है। ठीक है। और अगर पहली कंडीशन का जवाब नहीं होता तो दूसरी तरफ नहीं वाली ब्रांच पर जाता, जहां शायद कोई और कंडीशन हो या सीधा कोई लीफ नोड हो। समझ गई। तो अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए डेटा है नम लेग्स 4, नम आईज 2। ये किसका डेटा हो सकता है? ये किसी कुत्ते या बिल्ली का हो सकता है शायद। अब देखते हैं ट्री क्या कहता है। हाँ, तो ये डेटा रूट नोड पर आया। पहली कंडीशन, नम लेग्स ग्रेटर देन 3। 4 तो 3 से ज्यादा है, तो जवाब हुआ हाँ। तो ये हाँ वाली ब्रांच पर गया। वहां अगली कंडीशन, नम आईज ग्रेटर देन 3। आंखों की संख्या 2 है, जो 3 से ज्यादा नहीं है, तो जवाब हुआ नहीं। तो ये नहीं वाली ब्रांच पर गया। और मान लेते हैं कि ये नहीं वाली ब्रांच सीधे एक लीफ नोड पर खत्म होती है। हाँ, और उस लीफ नोड पर लिखा है कुत्ता, डॉग। तो इस डेटा पॉइंट के लिए हमारा प्रेडिक्शन हुआ कुत्ता। अरे वाह! हाँ, मतलब सिर्फ 2 आसान सवालों के जवाब से मॉडल एक नतीजे पर पहुंच गया। ये वाकई दिलचस्प है। हाँ,
और ये जो सादगी है, यही इसकी एक बड़ी खूबी है, इंटरप्रिटेबिलिटी। इंटरप्रिटेबिलिटी मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं कि मॉडल किसी नतीजे पर क्यों पहुंचा। आप उस पूरे इन्फ्रेंस पाथ को देख सकते हैं, हर कंडीशन, हर जवाब को ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है, जैसे कुछ और मॉडल्स होते हैं जहां पता नहीं चलता अंदर क्या हुआ। बिल्कुल, यहाँ पारदर्शिता है। आप देख सकते हैं कि मॉडल ने क्या सोचा। ये इसे कई दूसरे कॉम्प्लेक्स मॉडल से अलग करता है। ये तो बहुत जरूरी बात है, खासकर जब हमें जानना हो कि कोई फैसला, कोई प्रिडिक्शन क्यों किया गया। अच्छा, अभी जो जानवर वाला उदाहरण हमने देखा, वो तो क्लासिफिकेशन का था। हाँ, सही। मतलब मॉडल का काम था किसी चीज को पहले से तय की हुई कैटेगरीज में से किसी एक में डालना, जैसे जानवर की स्पीशीज बताना। सही कहा। लेकिन डिसीजन ट्रीज सिर्फ यही नहीं करते। ये क्लासिफिकेशन के अलावा न्यूमेरिकल वैल्यूज का अनुमान लगाने में भी उतने ही सक्षम हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब संख्याएं। हाँ, जैसे किसी चीज की कीमत या तापमान या स्कोर। अच्छा। और जब कोई डिसीजन ट्री किसी संख्यात्मक मान का अनुमान लगाता है, तो उस टास्क को रिग्रेशन कहते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरी और रिग्रेशन मतलब नंबर। सोर्स में इसका भी कोई उदाहरण था, वो क्यूटनेस स्कोर वाला शायद। हाँ, वो क्यूटनेस स्कोर वाला उदाहरण अच्छा है। कल्पना कीजिए एक ऐसा डिसीजन ट्री है जो किसी जानवर की क्यूटनेस का स्कोर बताता है, मान लीजिए 0 से 10 के स्केल पर। ठीक है, इसकी बनावट भी वैसी होगी, रूट नोड, कंडीशंस वाले नोड्स। तो फर्क कहाँ होगा? फर्क सिर्फ लीफ नोड्स में होगा। क्लासिफिकेशन ट्री में लीफ नोड्स पर कैटेगरी लिखी थी, जैसे कुत्ता, लेकिन रिग्रेशन ट्री में लीफ नोड्स पर एक न्यूमेरिकल स्कोर लिखा होगा, जैसे 8.5 या 4.2। अच्छा, और इन्फ्रेंस की प्रक्रिया? वो वैसी ही रहेगी। हाँ, इन्फ्रेंस की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही रहेगी। डेटा पॉइंट रूट से शुरू होगा, कंडीशंस के आधार पर नीचे जाएगा और आखिर में जिस लीफ नोड पर पहुंचेगा, उस पर लिखा स्कोर ही उसका फाइनल प्रेडिक्शन होगा। कमाल है, मतलब एक ही तरह का स्ट्रक्चर और दोनों काम कर सकता है, कैटेगरी भी बता सकता है और नंबर भी। हाँ, इससे पता चलता है कि डिसीजन ट्रीज कितने वर्सेटाइल हैं। एक ही फंडामेंटल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों तरह की समस्याओं के लिए काम आ सकता है। ये तो बात हुई एक अकेले डिसीजन ट्री की। हाँ, अभी तक हमने एक अकेले पेड़ की बात की है, लेकिन अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें, मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देखें, हाँ, तो असल दुनिया की ज्यादातर समस्याएं काफी जटिल होती हैं। और ऐसी जटिल समस्याओं के लिए अक्सर एक अकेला पेड़ काफी नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं? यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है डिसीजन फॉरेस्ट का। डिसीजन फॉरेस्ट। हाँ, जंगल। हाँ, मतलब बहुत सारे पेड़। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कई सारे डिसीजन ट्रीज का एक समूह होता है, एक कलेक्शन, या टेक्निकल भाषा में कहें तो एंसाम्बल। एंसाम्बल, जैसे म्यूजिकल एंसाम्बल, सब मिलकर काम करते हैं। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। आपने शायद रैंडम फॉरेस्ट्स या ग्रेडियंट बूस्टेड डिसीजन ट्रीज, जीबीटीटी जैसे नाम सुने होंगे। हाँ, सुने हैं। सोर्स के नेविगेशन में भी इनका जिक्र था शायद। हाँ, ये पॉपुलर डिसीजन फॉरेस्ट टेक्निक्स हैं। ये फॉरेस्ट क्या करते हैं कि वो कई पेड़ों के प्रेडिक्शंस को किसी तरह कंबाइन करते हैं और एक ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा एक्यूरेट फाइनल प्रेडिक्शन देते हैं। अच्छा, मतलब टीम वर्क। हाँ, टीम वर्क। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन सभी शक्तिशाली फॉरेस्ट मॉडल्स की नींव, उनका बेस, वही एकल डिसीजन ट्री है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये एक जरूरी कनेक्शन है। अच्छा, एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये पेड़ सीखते कैसे हैं? मतलब ये कंडीशंस जैसे नम लेग्स इज ग्रेटर देन 3 या फिर ये पूरा स्ट्रक्चर, ये बनता कैसे है? ये अपने आप तो नहीं बन जाता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है जिसे ट्रेनिंग कहते हैं। मॉडल को डेटा दिखाया जाता है और उस डेटा से ही वो ये नियम और स्ट्रक्चर सीखता है। ट्रेनिंग, तो इसके लिए खास तरीके होते होंगे? हाँ, कई सारे एल्गोरिदम्स हैं। सोर्स में गूगल की YDF यानी यिगड्रेसल डिसीजन फॉरेस्ट लाइब्रेरी का जिक्र है, जो ऐसे फॉरेस्ट बनाने और ट्रेन करने का एक जरिया है। ये ड्रेसल, ये नाम कुछ सुना हुआ लगता है। हाँ, नॉर्स माइथोलॉजी से है। खैर, इसके अलावा कार्ट लर्नर का भी जिक्र है। कार्ट एक फाउंडेशनल एल्गोरिदम है जो एकल पेड़ों को ट्रेन करने के लिए काफी इस्तेमाल होता है। कार्ट। हाँ, आज हम ट्रेनिंग एल्गोरिदम की बहुत ज्यादा बारीकियों में तो नहीं जा रहे हैं, पर यह जानना जरूरी है कि डेटा से इन नियमों और संरचनाओं को सीखने की एक बाकायदा विधि मौजूद है। ठीक है, मतलब ये पेड़ बनाए जाते हैं, ट्रेन किए जाते हैं। जी हाँ। तो आज हमने डिसीजन ट्रीज के बारे में काफी कुछ समझा।
अगर हम मुख्य बातों को एक बार फिर से देखें, हमने देखा कि पेड़ की संरचना कैसी होती है, एक रूट, फिर कंडीशंस वाले अंदरूनी नोड्स और आखिर में प्रेडिक्शन वाले लीफ नोड्स। हाँ, हमने समझा कि इन्फ्रेंस पाथ कैसे काम करता है, जहां डेटा कंडीशंस के आधार पर पेड़ से गुजरता है और एक लीफ तक पहुंचता है। सही। और हमने ये भी जाना कि ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए उपयोगी हैं, मतलब कैटेगरी भी बता सकते हैं और नंबर भी। बिल्कुल। मुझे लगता है मशीन लर्निंग की दुनिया में कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये बुनियादी मगर बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्कुल सही कहा। और इनकी अहमियत को दोहराना जरूरी है। पहली बात, जैसा हमने कहा, इनकी इंटरप्रेटेबिलिटी, समझने में आसानी, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, दूसरी, ये ज्यादा शक्तिशाली एन्सॉम्बल मेथड्स जैसे कि डिसीजन फॉरेस्ट का आधार है। उनके बिना फॉरेस्ट नहीं बन सकते। सही। और तीसरी, ये दिखाते हैं कि कैसे नियमों, मतलब रूल्स के आधार पर फैसले लिए जा सकते हैं। ये चीज इंसानी सोच के काफी करीब है। हम भी तो अक्सर अगर ऐसा है तो वैसा करो वाले नियम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन यहीं पर एक अहम सवाल भी उठता है क्या? कि ये जो अपेक्षाकृत सरल संरचनाएं हैं, ये ज्यादा जटिल डेटा या सिनारियोस को कैसे संभालती हैं? जैसे क्या होता है जब कुछ फीचर्स दूसरों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो? क्या ट्री इसे समझ पाता है? अच्छा सवाल है। या फिर क्या ये पेड़ इतना ज्यादा सीख लेते हैं कि वो सिर्फ ट्रेनिंग वाले डेटा को ही रट लें और नए डेटा पर अच्छा काम ना करें? हाँ, ये सवाल हमें सीधे उन चुनौतियों की तरफ ले जाता है जिनका जिक्र सोर्स मटेरियल में भी है, जैसे वेरिएबल इंपॉर्टेंस, मतलब ये पता लगाना कि कौन से फीचर्स फैसले लेने में ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, और दूसरा वो ओवरफिटिंग वाली बात। बिल्कुल। ओवरफिटिंग एक बड़ी समस्या हो सकती है। ये वो स्थिति है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन नए अनदेखी डेटा पर फेल हो जाता है। क्योंकि उसने पैटर्न सीखने के बजाय डेटा को रट लिया है। हाँ, एक तरह से। और इसके समाधान के तौर पर सोर्स में प्रूनिंग जैसी टेक्निक्स का भी जिक्र है। प्रूनिंग, हाँ, जैसे पेड़ों की छटाई करते हाँ, हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे पेड़ को थोड़ा सरल बनाया जाता है ताकि वो ओवरफिटिंग से बच सके। तो सोचने वाली बात ये है कि अपनी इस खास बनावट के साथ ये पेड़ वेरिएबल इंपॉर्टेंस को कैसे हैंडल करते हैं और ओवरफिटिंग के जाल से कैसे बचते हैं या बचाए जाते हैं। हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जो हमें डिसीजन ट्रीज और फॉरेस्ट की और गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। बिल्कुल, ये आगे की खोज के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।